जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम अपने समकालीन विश्व राजनीति के प्रथम अध्याय शीत युद्ध के आगे के विषयों को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने अभी तक आपको 5 विषयों की जानकारी उपलब्ध करा दी है और अब मैं इस वीडियो में आपको आगे के विषयों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का आपका पहला विषय होगा महाशक्तियां शीत युद्ध के दौरान छोटे अथवा नौ स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में क्यों सम्मिलित करना चाहती थी। अथवा आपका आज का दूसरा विषय होगा शीत युद्ध के दायरे का क्या अर्थ है। अथवा आपका आज का तीसरा विषय होगा कि महाशक्तियों के द्वारा हथियारों का उत्पादन करना जितना जरूरी था, उतना उन्हें संभाल कर रखना क्यों जरूरी था। और अथवा आपका आज का चौथा विषय होगा अस्त्र नियंत्रण संधि क्या है। और आपका पांचवा विषय होगा शीत युद्ध के दौरान में गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है। अथवा आपका अंतिम विषय, अध्याय का अंतिम विषय होगा शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका रही है। इसी के साथ आपका ये अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का हम अपना प्रथम विषय प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है महाशक्तियां शीत युद्ध के दौरान छोटे अथवा नौ स्वतंत्र देशों को अपने गुटों में क्यों सम्मिलित करना चाहती थी। तो मैंने आपको बताया है शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है। इसमें अगर हमें अपने आप को विजयी रखना है तो हमें अपने गुटों को मजबूत करना पड़ेगा, अपने सदस्यों को बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम अपने विपक्षी को ये जता पाएंगे कि हम इस युद्ध को जीत रहे हैं। अथवा हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति माँ ने हम सभी को कुछ ना कुछ अनमोल उपहार प्रदान किया है, जो कि सभी के पास नहीं है। प्रकृति माँ ने सभी देशों को कुछ ना कुछ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जो कि सभी के पास एक समान रूप से उपलब्ध नहीं है। हम जानते हैं कि दोनों महाशक्तियां हथियारिक रूप से और औद्योगिक रूप से दोनों बहुत ही ज्यादा सशक्त थी और ताकतवर थी, लेकिन तब भी उन्हें इन छोटे देशों की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह हमें समझना पड़ेगा। यह बहुत ही बारीकी का विषय है। आप ही बताइए, आप जब अपने स्कूल में या अपने कहीं पर भी आप भी तो अपने गुटों का निर्माण करते हैं। क्यों? उसमें भी आप कुछ आपके ग्रुप में या आपके गुट में कुछ लोग ताकतवर होते हैं तो कुछ लोग बुद्धि से होते हैं और कुछ लोग किसी ना किसी प्रकार के तो होते ही होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होता ही होता है, जिसका आपके ग्रुप में आप उसका फायदा उठाते हैं। उसी प्रकार से ये महाशक्तियां अपने वैचारिक युद्ध को और अपनी विचारधाराओं को एक अच्छी विचारधारा के रूप में तभी दिखा सकती हैं जब इनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, या मानने वाले लोगों की या देशों की संख्या अधिक होगी। तभी ये कह सकेंगी कि हमारी विचारधारा सबसे अच्छी है। तो इसीलिए इनको अपनी विचारधाराओं को अच्छी दिखाने के लिए अथवा अपने ग्रुप में सदस्यों की संख्या बढ़ाना बहुत ही आवश्यक था। और उस समय इसीलिए इनको छोटे देशों और नौ स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में सम्मिलित करना पड़ा। इनके माध्यम से इन छोटे देशों के माध्यम से सिर्फ छोटे देशों को ही फायदा नहीं था, इनको भी बहुत सारे फायदे थे, जो कि मैं आपको अभी पुस्तक के माध्यम से समझाऊंगा कि छोटे देशों के माध्यम से इन महाशक्तियों को किन किन प्रकार के फायदे थे। तो चलिए हम पुस्तक के माध्यम से थोड़ा समझते हैं विस्तार पूर्वक कि छोटे देशों के माध्यम से महाशक्तियों को अथवा
महाशक्तियों के माध्यम से छोटे देशों को किस प्रकार के लाभ प्राप्त थे। चलिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक प्रकृति माँ ने हमारी सभी देशों को कुछ न कुछ प्राकृतिक संसाधन उपहार में प्राप्त किए हैं। तो इस मामले में छोटे देशों के पास प्राकृतिक संसाधन अपार रूप से हैं, अथवा हमारे बड़े देशों के पास संसाधन तो हैं, लेकिन सभी प्रकार के संसाधन उनके पास ही नहीं है। दुनिया में सभी देशों के पास कुछ न कुछ अलग अपने आप में है। ये बड़ा ही भगवान का रोचक, भगवान या जिसने भी इस पृथ्वी का निर्माण किया है उनका ये बहुत ही बड़ा वरदान है कि उन्होंने प्रकृति को इस प्रकार से बनाया कि किसी के अंदर किसी प्रकार का अहंकार न जन्मे। क्योंकि आज का जो विश्व है हमारा, वो हम एक दूसरे परस्पर निर्भरता का विश्व है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। उसी प्रकार से शीत युद्ध के दौरान भी विश्व महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता थी ही थी, क्योंकि इनके पास महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। अथवा दूसरा, इनके पास भू क्षेत्र था। हम जानते हैं भू क्षेत्र तो सभी के पास होता ही होता है। भू क्षेत्र मैंने जैसे आपको बताया, क्यूबा मिसाइल, क्यूबा सोवियत संघ के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उसके भू क्षेत्र के माध्यम से सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर सैनिक नियंत्रण रखता था, अथवा वहां पर अपने सैनिक अड्डे बनाकर रखता था। ये महत्व हो गया आपका दूसरा। अथवा सैनिक ठिकाने, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, सैनिक ठिकाने बनाता था। तो ये इसी प्रकार से एक छोटे देश इन महाशक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपका। और ये अंतिम और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक मदद। हम जानते हैं महाशक्तियों को अपनी इस सत्ता को स्थापित करके रखने के लिए उन्हें आर्थिक मदद चाहिए ही चाहिए थी। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, सारा का सारा खेल मुद्रा का ही है, पैसे का ही है। और हम जानते हैं कि महाशक्तियां कितनी भी आर्थिक रूप से सजग हों, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो आर्थिकी की मदद, बाजार तो चाहिए। बाजार तो इन छोटे देशों में बाजार थे जहां पर ये अपनी वस्तुओं को बेचते थे और वहां से अपने पैसा प्राप्त करते थे, वहां से ये पैसा प्राप्त करते थे, जिनका उपयोग ये हथियारों के उत्पादन, सेना का निर्माण, इन सब चीजों पर खर्च करते थे शीत युद्ध के दौरान में। यही है महाशक्तियों के लिए छोटे देशों और नौ स्वतंत्र देशों का महत्व। अब चलिए हम अपने अगले विषय पर चलते हैं। चलिए हम आज के अपने दूसरे विषय को समझते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध के दायरे का क्या अर्थ है। हम जानते हैं शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध जब तक अपने युद्ध में हथियारों का प्रयोग नहीं करता, तब तक ये युद्ध शीत युद्ध रहता है। जब तक विचार के स्तर पर युद्ध होता रहता है, तब तक इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन जब शीत युद्ध रक्त रंजित, जैसे ही शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित होता है, तो हम इसे शीत युद्ध की जगह गर्म युद्ध कहने लगते हैं या रक्त रंजित युद्ध कहने लगते हैं। तो इसी प्रकार हमारे इस शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आई हैं और युद्ध हुआ है। तो जब ये दायरा टूटा है, तब हमने देखा है कि हमारा ये शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित हुआ है। और ये कब हुए हैं तो जान लीजिए। पहला कोरिया युद्ध के दौरान, दूसरा बर्लिन युद्ध के दौरान, तीसरा कांगो, और हम सबसे बेहतरीन तरीके से तो हम अपने क्यूबा मिसाइल संकट को तो जानते ही हैं, जहां पर दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ गई थी।
यही है हमारा शीत युद्ध का दायरा, यही है हमारा शीत युद्ध की बाउंड्री। ये बाउंड्री जैसे हमने क्रॉस कर ली तो ये शीत युद्ध ना रहकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रक्त रंजित युद्ध में। तो हमने अपने इस युद्ध को क्या रखना है हमेशा, शीत युद्ध, वैचारिक युद्ध, हथियारिक युद्ध नहीं, इसीलिए हम इसे शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। अब चलिए हम अपने तीसरे विषय को समझते हैं, अपने तीसरे विषय को प्रारंभ करते हैं, जो है महाशक्तियों के द्वारा शीत युद्ध में हथियारों का उत्पादन जितना जरूरी था उतना उन्हें सुरक्षित रखना क्यों जरूरी था। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जानते हैं कि शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा दोनों महाशक्तियों के बीच में इस कदर मौजूद थी कि कहने की बात नहीं है, मैं उसे बता नहीं सकता शब्दों के माध्यम से। और दोनों एक दूसरे पर इतना संदेह करती थी, इतना संदेह कि आपको मैं यहां से नहीं बता सकता। जिस प्रकार से एक सास अपनी बहू पर संदेह करती है, कुछ उसी प्रकार से ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर संदेह करती थी। तो दोनों ने हथियारों का उत्पादन तो बड़े ही जोर शोर से किया, लेकिन उनको बचा कर रखना बहुत जरूरी था। अगर हमें इस वैचारिक युद्ध को वैचारिक युद्ध ही बनाकर रखना था। हम जानते हैं हमारे देश में, हर देश में कोई ना कोई बड़े ही उपद्रवी लोग होते हैं जो चाहते हैं, जो कोई अगर कोई साजिश के मद्देनजर आपके हथियारों का प्रयोग कर दे और वो जाकर दूसरे देश को क्षति पहुंचा दे, तो आप कैसे कहेंगे कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक गलती के द्वारा हुआ है। आप कभी भी अपने शत्रु को ये नहीं बता पाएंगे और वो आपकी इस बात पर किसी भी हालत में विश्वास नहीं करेगा। और इस परिस्थिति में आपके बीच में और उसके बीच में जो वैचारिक युद्ध चल रहा होगा वो रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही हमारी दोनों महाशक्तियों के साथ भी था। जितना उन्होंने हथियारों का उत्पादन कर रखा था उतना उन्हें संभाल के रखना भी जरूरी था, क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न थे। और परमाणु शक्ति क्या होती है और परमाणु हथियार में कितना बल होता है ये हमने जापान में देख ही लिया था। तो दोनों को अपने अपने हथियारों को जितना उत्पादन करना उसका जरूरी था उतना उन्हें संभाल कर रखना भी जरूरी था। यही सबसे बड़ी बात है। अगर ये दोनों अपने हथियारों को सहेज कर नहीं रखती या संभाल कर नहीं रखती तो ये हमारा जो वैचारिक युद्ध है ये परिवर्तित हो जाएगा हमारा हथियारिक युद्ध, या कह लीजिए कि रक्त रंजित युद्ध में। ये इसीलिए बहुत जरूरी है हथियारों को बचाकर रखना। तो चलिए हम अपने इसी के साथ चौथे विषय पर चलते हैं। चलिए हम अपने चौथे विषय को समझते हैं, जो है अस्त्र नियंत्रण संधि क्या है। अस्त्र मतलब हथियार, हथियारों को नियंत्रण करने की ये संधि है जो कि हमारी महाशक्तियों के बीच में हुई थी। मैंने आपको जैसे बताया कि जितना हथियारों का उत्पादन करना जरूरी है उतना उन्हें संभाल कर रखना भी जरूरी है। तो इस चक्कर को छोड़ने के लिए दोनों महाशक्तियों ने कुछ संधियां की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया और कुछ हथियारों की कुछ सीमाएं तय कर दी। जिसमें चलिए मैं बुक के माध्यम से आपको उनका नाम बता देता हूं और थोड़ा समझा देता हूं। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियां जब दोनों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो गए थे कि दोनों एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकती थी, तो दोनों ने एक कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसमें उन्होंने बहुत सारे हथियारों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और कुछ पर उन्होंने संयम, जिनमें है पहला है हमारा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु
परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा है हमारा परमाणु अप्रसार संधि और हमारा तीसरा है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इन संधियों के माध्यम से उन्होंने विश्व में परमाणु शक्ति प्राप्त देशों की संख्या में कमी की और दुनिया के सभी देशों को इस शक्ति को प्राप्त करने से प्राप्त करने पर अंकुश या प्रतिबंध लगा दिया इन संधियों के माध्यम से। तो अब चलिए हम अपने 5वें विषय की ओर चलते हैं। जो है हमारा शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है तो उन देशों का गुट जो कि अभी अभी इस नई दुनिया में सम्मिलित हुए थे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो देश हैं जो शक्ति के आधार पर तो बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या और इनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़े आकार में है। तो ये उस प्रकार से तो शक्ति के लिए तो उस प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए इनके महत्व को समझते हैं और इनका विश्व राजनीति में किस प्रकार का योगदान है इसको समझते हैं। पहली बात तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम हम जान लेते हैं। तो पहले हैं युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर, हमारे इंडोनेशिया के हैं सुकरानो और हमारे घाना के क्वामे नक्रुमा। इन पांचों ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया और इसे नव स्वतंत्र देशों या कह लीजिए कि गुलाम देशों का एक संगठन बनाया, जो कि इस शीत युद्ध में उन दोनों महाशक्तियों के युद्ध में अपने नव स्वतंत्र देशों के मुद्दों को प्रस्तुत करता था। पहला सम्मेलन इसका बेलग्रेड में हुआ जो कि 1961 में हुआ और इसमें उस समय 25 देश सम्मिलित थे। इन नव गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने 3 विषयों पर आत्म सहमति बनाई और वो विषय कुछ इस प्रकार है जो कि मैं अभी आपको पुस्तक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तिका के माध्यम से चल रहा हूं बताने, और उनका विस्तार वर्णन भी दूंगा मैं आपको। पहला, इन 5 देशों के बीच सहयोग। इन 5 जो गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश थे, इन्होंने फैसला किया कि हम पांचों एक दूसरे की सभी प्रकार की जरूरतों और सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक सभी प्रकार की जरूरतों को हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का आपस में प्रयास करेंगे, जिससे कि हम पर कोई भी महाशक्ति किसी भी प्रकार का दबाव ना बना सके। दूसरा इनका था शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और शीत युद्ध का प्रसार करना और शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाकर रखना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर शीत युद्ध गर्म युद्ध या कह लीजिए रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित हो जाता तो इनको भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, जो कि इनके विकास के लिए खतरनाक था। हम जानते हैं विकास के लिए हमें शांति चाहिए होती है, और अगर शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित हो जाता तो विश्व में शांति नहीं होती और ये अभी नव स्वतंत्र देश अपना विकास उस प्रकार से नहीं कर पाते जिस प्रकार से इनका होना चाहिए था। इसलिए इन्होंने शीत युद्ध को सदैव शीत युद्ध बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अथवा तीसरा इनका है अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो नव स्वतंत्र देशों को उनके विषयों को सही ढंग से समझाना अथवा उनको स्वतंत्रता दिलाने में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। हम जानते हैं
औपनिवेशिक शासन से गुजरी है। इसमें कुछ देशों ने दुनिया के बहुत बड़े फलक पर अपना प्रशासन चलाया है और इन्हें गुलाम बनाकर रखा है। तो हमने जान लिया कि हमारे ये 5 देश किस प्रकार से अपने इस गुट निरपेक्ष को किस प्रकार से मजबूती से शीत युद्ध के दौरान अपने नव स्वतंत्र देशों के नेतृत्व को बरकरार रखने में सम्मिलित रहे और अपने पक्ष को रखते रहे शीत युद्ध के दौरान, और शीत युद्ध बनाए रखने में इस गुट निरपेक्ष ने बहुत बड़ी भूमिका। जब दोनों महाशक्तियों के बीच में संदेह की भावना उत्पन्न हुई है, तब हमारे गुट निरपेक्ष के देशों ने उनकी इस संदेह की भावना को मिटाने का प्रयास किया और शीत युद्ध को सदैव शीत युद्ध बनाए रखने में हमारे गुट निरपेक्ष के देशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। और इन्होंने अपने लिए एक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करी, जिसमें ये चाहते थे कि जो हमारे जो विकसित देश है वो इनको अपनी आधुनिक तकनीकें दे, लेकिन ये इनके लाभ की नहीं रह गई, क्योंकि ये जो वो नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नीति थी उसमें हमारे इन्हीं देशों का, पूंजीवादी देशों या कह लीजिए कि विकसित देशों का ही फायदा अधिक था, क्योंकि इस नीति को मांगा इन्होंने था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें इनके आधार पर नहीं, उनकी आधार पर बनाया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में इनका उतना प्रभुत्व नहीं था जितना कि उन देशों का, महाशक्तियों का प्रभुत्व, उसमें भी अमेरिका का प्रभुत्व अत्यधिक था। और जिस कारण से जो इनके विकास के लिए बनाई गई थी नीति, वो इनके विकास को नहीं दर्शा रही थी, वो उनके विकास को दर्शा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो उद्देश्य सोचे गए, ये उन उद्देश्यों को उस नव आर्थिक व्यवस्था नीति के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सके। हम जानते हैं कि इन देशों के पास बहुत बड़ा बाजार था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चाहिए बाजार अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, नहीं तो वस्तुएं बिकेंगी नहीं, लाभ अर्जित नहीं होगा और उन वस्तुओं का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और इन 9 स्वतंत्र देशों में बाजार बहुत बड़ा था, क्योंकि इनके पास जनसंख्या बहुत बड़ी थी। इसीलिए जो नव आर्थिक व्यवस्था की नीति बनाई गई, उसमें इनका पक्ष नहीं, उनका पक्ष रखा गया। उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी, ना कि इनके उद्देश्यों की। आप अब मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अंतिम विषय की ओर। तो चलिए हम अपने सबसे अंतिम विषय की ओर चलते हैं, जो है हमारा शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका थी। हम जानते हैं भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था और भारत इसके नजरिए से न भारत हमारे सोवियत संघ के पक्ष में था और ना ही भारत हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में था। न भारत की साम्यवादी नीति थी, न भारत की पूंजीवादी नीति थी। भारत अपने आप में एक रोचक ऐसी नीति को लेकर आता है जो कि अभी तक दुनिया में कोई भी देश लेकर नहीं आया था। अपने आर्थिक विकास के लिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है और भारत और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए लोकतंत्र को अपनाता है और भारत अपने प्रगति के पथ पर निकल पड़ता है। इस शीत युद्ध के दौरान में भारत सदैव एक ऐसी परिस्थिति में रहा कि ना उसे सोवियत संघ कुछ कह पाए और ना उसे संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ कह पाए। तो हमारे कुछ राजनेता भारत की इस स्थिति की बड़े ही तीखे शब्दों में आलोचना करते हैं और कुछ राजनेता इसे भारत की बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो चलिए हम पहले तो भारत की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जिसमें भारत एक सिद्धांत विहीन पथ का
पद का आह्वान करता है और भारत सदैव अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में बनाकर रखता है कि ना उसको कभी सोवियत कुछ कह पाए और ना कभी उसे संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ कह पाए। अगर दुनिया की ये दोनों महाशक्तियां कभी भी भारत के खिलाफ जाती है, दोनों में से कोई भी एक, तो भारत सदैव ऐसी स्थिति में रहा कि वो इधर से उधर चला जाए, इधर से उधर दूसरी महाशक्ति की ओर। और अगर दोनों महाशक्तियां इसको नेग्लेक्ट करती हैं तो भारत अपने गुट निरपेक्ष के माध्यम से अपने महत्व को सिद्ध कर लेता था। और अब हम चलते हैं भारत की नकारात्मकता की ओर, भारत के इस सिद्धांत की नकारात्मकता की ओर, जिसमें हमारे राजनेता लोग कहते हैं कि भारत ने एक सिद्धांत विहीन पथ को लिया, कि भारत ने कोई भी प्रिंसिपल नहीं अडॉप्ट किया कि हम इनके साथ हैं या हम उनके साथ हैं। ये भारत, और मैं इसको सही भी मानता हूं कि भारत ने उचित ही किया कि उसने सिद्धांत विहीन रास्ता अपनाया, क्योंकि हम उस समय एक नव स्वतंत्र देश थे और हमारे लिए अपना विकास ज्यादा जरूरी था, ना कि उन दोनों के विकास का। इसलिए हमने जो सिद्धांत विहीनता का रास्ता अपनाया वो हमारे विकास के लिए बहुत ही उचित था। और 1971 के दौरान भारत सोवियत के संग एक मित्रता की ट्रीटी साइन करता है, जिसमें भारत और सोवियत 20 वर्षों के लिए एक दूसरे के पक्के मित्र बन जाते हैं। और इसको कुछ लोग समझते हैं कि भारत सोवियत के खेमे में सम्मिलित, लेकिन ये अनुचित है। भारत मित्र बना था, ना कि उनका चेला, जिसे हम कहते हैं चेला शब्द। लेकिन यही हमारे पाकिस्तान साहब, हमारे पड़ोसी, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के मित्र नहीं, एक चेले बने थे, उनके सदस्य में जाकर शामिल हो गए थे। तो हम चेले ना बनकर हम मित्र बने थे। तो भारत ने जो ये नीति अपनाई सिद्धांत विहीनता की शीत युद्ध के दौरान, ये बहुत ही उचित है। तो इसी के साथ मैं आज आपका ये चैप्टर समाप्त करता हूं और मैं आप लोगों से विदा लूंगा। लेकिन एक बात कहते हुए कि मेरा और मेरे चैनल का और मेरे साथियों का मनोबल बनाने के लिए आप हमारा सहयोग करें, जिससे कि मैं आपके लिए और हमारे साथी आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।